हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। मतलब साम्य विस्तारांक की गणना एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब प्रायोगिक आंकड़ों से साम्य विस्तारांक की गणना। तो अब कोई रिएक्शन दी गई अपने को, उसके लिए हमें केसी और केपी की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शंस है कि 2 मोल ए के और 3 मोल बी के मिलकर 2 मोल सी और 1 मोल क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। ये रिएक्शन है। इसके लिए हमें केसी और केपी की गणना करनी है। केसी क्या होता है? साम्यावस्था स्थिरांक है जब गैस का आयतन या गैसेज रिएक्शंस किस में हो, लिक्विड हो या तरल हो। और केपी जब गैस में अभिकारक और उत्पाद हो तो हम केपी की गणना करते हैं। तो देखिए, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से केसी क्या आएगा, केसी आ जाएगा ये, और केपी क्या आ जाएगा, केपी की वैल्यू आ जाएगी ये हमने द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के द्वारा किस तरीके से रिएक्शंस या किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, ये हमने द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के द्वारा देखा था। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं। अभिकारकों की निश्चित सांद्रता लेकर अभिक्रिया कराई जाती है। साम्य अवस्था पर किसी एक अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर ली जाती है। हम क्योंकि यहाँ प्रायोगिक मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा किसी भी रिएक्शंस के लिए केपी या केसी की यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की साम्य अवस्था पर जो सांद्रता है उसकी गणना हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात सभी अभिकारकों और उत्पादों की साम्यता सांद्रता रस समीकरण मिति द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। मतलब स्टोइकियोमेट्री के द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। ये समीकरण बैलेंस्ड या स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन है जो कि हमें बता रही है कि 2 मोल ए के और 3 मोल बी के रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल सी बना रहे हैं और 1 मोल डी बना रहे हैं। ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है। इसके द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे अभिकारक और उत्पादों की बची हुई सांद्रता को। अब देखो, हम गैस करते हैं कि ए के तो स्मॉल ए मोल और कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल आरंभ में लिए जाते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है उस समय हम ए के तो ए मोल ले रहे हैं और बी के बी मोल ले रहे हैं, और साम्य अवस्था पर ए के एक्स मोल क्रिया कर लेते हैं। तो कितने मोल बचे? साम्य अवस्था पर एक्स मोल क्रिया कर लेते हैं तो एक्स में से जो उसमें ए मोल लिया था उसमें से हम क्या घटा देंगे, एक्स मोल घटा लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे ए के एक्स मोल क्रिया कर लेते हैं, और एक्स मोल कितने हैं साम्य अवस्था पे? एक्स मोल क्या हो गई, 2a की या ए की सांद्रता हो गई। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, एक्स मोल। तो 1 क्या हो गया, एक्स 1a क्या हो गया, x/2। या अपन 3a की बात करें तो 3a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इंटू 3। या हम लिख सकते हैं इसको, या 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 3a या 3b। मतलब 3 मोल अगर क्रिया करेंगे तो 3 उसके लिए कितने मोल रिएक्शन कर चुके होंगे साम्य अवस्था पर, जबकि ए के एक्स मोल साम्य अवस्था पर रिएक्शन कर चुके हैं। तो उस कंडीशन में 3/2 एक्स मोल बी की क्रिया कर चुके होंगे। हमने समझा किस तरीके से किया, क्योंकि 2 मोल क्रिया करते हैं तो एक्स मोल 2 मोल आप प्रारंभ में लेते हैं तो एक्स मोल क्रिया कर रहा है, और 1 मोल अगर लेंगे तो कितना करेगा, x/2। और अगर 3 मोल लेंगे तो कितना करेगा, x/2 इंटू 3 यानी 3/2 एक्स मोल। तो यहाँ पे 3 जो मोल बी के हैं अगर वो आरंभ में है बी मोल, तो लास्ट में कितने मोल क्रिया करेंगे साम्य अवस्था पर? साम्य अवस्था पर आ जाएंगे बी के कितने मोल आगे साम्य अवस्था पे? साम्य अवस्था बी के आगे 3/2 एक्स मोल क्रिया करेंगे। और सी, चूंकि सी किसके बराबर है, वही 2 मोल सी के बन रहे हैं और 2 मोल किसके घट रहे हैं, ए के। तो 2 मोल घट रहे हैं साम्य अवस्था पर, मतलब 2 मोल लिए उसके भी 2 मोल बन रहे हैं। और साम्य अवस्था पर जब उसकी सांद्रता x है तो सी की भी सांद्रता क्या हो जाएगी, x, और डी की हो जाएगी x/2। तो इस तरीके से हमें सांद्रता साम्य अवस्था पर अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता इस तरीके से मिल जाती है। ए की तो सांद्रता हो गई a - x/v। v क्या है, आयतन। मतलब
कितने आयतन या लीटर में ये रिएक्शंस करवाई जा रही है उसके द्वारा A माइनस एक्स अपॉन वी। ए क्या था प्रारंभ में मोल, एक्स क्या था कितने मोल साम्य अवस्था पे क्रिया कर चुके हैं, तो कितनी सांद्रता बचेगी, ए प्रारंभ में थे, एक्स मोल क्रिया कर चुके हैं तो A माइनस एक्स मोल बचेंगे। ये तो मोल हो गए। और कितने आयतन या वो कितने आयतन में रिएक्शंस करवाई जा रही है उसका अपन भाग दे लेते हैं तो क्या आ जाएगी सांद्रता, तो मोल पर लीटर सांद्रता आ गई। तो A माइनस एक्स बाई वी कंसंट्रेशन ऑफ ए की रहेगी साम्य अवस्था पर, क्योंकि और इसी तरीके से बी के कितने मोल क्रिया कर चुके हैं, प्रारंभ में तो बी मोल उसके लिए गए थे, 3/2 एक्स मोल क्रिया कर चुके हैं तो कितने मोल बचेंगे, बी माइनस 3/2 और अपॉन वी कितने आयतन में रिएक्शंस करवाई गई है। और इसी तरीके से सी और डी जब इनको द्रव्यानुपातिक नियम में रखेंगे इन सब की सांद्रता को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। और लास्ट में द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से केसी का मान क्या आ जाएगा, केसी का मान ये है आ जाएगा। इस तरीके से हमने प्रायोगिक रूप से प्रारंभ में एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता की गणना कर ली और उसके द्वारा सभी अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता की गणना करके साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक की गणना कर ली। अब हम आगे बात करते हैं गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले उसमें हम जो लेंगे हम वो अभिक्रिया लेंगे जिसमें डेल एन इज इक्वल टू 0। डेल एन क्या होता है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकार के मोलों की संख्या का जो डिफरेंस होता है वो डेल एन होता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के मोल और अभिकार के मोल समान होते हैं उसमें डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हम केसी और केपी की गणना करेंगे यहाँ पर। तो देखो ऐसे ही एक अभिक्रिया है H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। यहाँ पर एक मोल H2 का एक मोल I2 से अभिक्रिया करता है और 2 मोल HI बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक के मोलों की संख्या भी 2 है और उत्पाद के मोलों की संख्या भी 2 है। तो इसके लिए डेल एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चूंकि ये एक गैसीय अभिक्रिया है तो बंद पात्र में होगी। प्रारंभ में H2 और I2 के क्रमशः A मोल और B मोल बंद पात्र जिसका आयतन V है में लिए जाते हैं। इस पात्र को लगभग 400 केल्विन साम्य में स्थापित होने तक गर्म करते हैं। साम्य अवस्था पर माना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के X मोल क्रिया करते हैं। ऑब्वियसली H2 के जितने मोल क्रिया करेंगे उतने ही I2 के मोल क्रिया करेंगे, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, सेम है, 1-1 है। तो अगर इसके x मोल और इसके x मोल क्रिया करके इसके कितने मोल बना रहे हैं, इसके 2x मोल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्री में इसके आगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके 2x मोल बना रहे हैं। अच्छा मतलब 2x मोल कितना बन रहा है, HI बन रहा है। साम्य अवस्था पर H2 I2 HI की सांद्रता निम्न प्रकार से अपन व्यक्त करेंगे। देखिए आगे H2 कितना हो गया, ऑब्वियसली प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, A मोल लिया था, X मोल इसका क्रिया कर लिया तो कितना मोल बचा, A माइनस एक्स और अपॉन V, मतलब जितना आयतन है तो उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह से B माइनस एक्स अपॉन V और उधर कितना था 2x अपॉन V, कितना बना साम्य अवस्था पर 2x बना है और अपॉन V अपॉन V करते हैं मतलब आयतन से भाग देते हैं, इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है। जब इसको केसी में रखेंगे मतलब द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार केसी क्या होगा, केसी ये होगा। तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास केसी इस तरीके से निकल कर आएगा। अब देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, केपी बराबर केसी होता है। तो इस कंडीशन में केपी भी क्या हो जाएगा, केपी भी यही हो जाएगा, जहां पर डेल एन इज इक्वल टू 0 मतलब अभिकारक और उत्पादों की मोलों की संख्या बराबर है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। यहां तक हमने बात करी। अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे कंडीशन के लिए, जब डेल एन की वैल्यू कम हो, मतलब उत्पाद के मोल कम हो अभिकारक के मोलों की तुलना में। तो उस कंडीशन में डेल एन क्या हो जाएगा, 0 से कम या नेगेटिव आता है, आपको पता है। अब देख लो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जैसे सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। तो N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। तो उत्पाद तो कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल, और अभिकारक कितने मोल है, 4 मोल। तो यहाँ पर डेल एन क्या हो जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू -2, मतलब डेल एन की वैल्यू 0 से कम है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
N2 और H2 द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो प्रारंभ में क्या होगा, N2 का तो 1 मोल हो गया, अमोनिया के 3 मोल हो गए, और आपस में रिएक्शन करके कितने मोल अमोनिया के बना रहे हैं, 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। और साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था में x मोल क्रिया कर लेंगे, उसके 3x मोल क्रिया कर लेंगे, और कितने मोल अमोनिया बना लेंगे, 2 मोल अमोनिया बना लेंगे। तो साम्य अवस्था पर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N2 की कंसंट्रेशन तो हो जाएगी 1 - x, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 3 - 3x, क्योंकि 3 मोल रिएक्शन करेंगे, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि इसका x और इसका 3x मिलके इसके 2x बना रहे हैं। तो और यदि आयतन, पात्र का आयतन V हो, तो उस कंडीशन में आगे देखिए V का भाग दे लेंगे सब जगह, तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी। और वो Kc के लिए जो व्यंजक आ रहा है उसके हमें इनकी कंसंट्रेशन का मान रख लेंगे, तो हमें Kc की वैल्यू आ जाएगी, जो Kc का लास्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो ही आ जाएगी। इस तरीके से तो हमने Kc निकाल लिया। अब हम निकालेंगे Kp, यानी जब गैसेस लेते हैं, मतलब गैसीय कंडीशन में हम बात करेंगे तो उसके लिए Kp निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था पर वही 1 - x मोल, 3 - 3x मोल और 2x मोल इसके बन रहे हैं। अब कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी साम्य अवस्था पर, 1 - x तो हो गए नाइट्रोजन के, 3 - 3x हो गए किसके, हाइड्रोजन के, और 2x हो गए किसके, अमोनिया के। तो कुल मोल हो गए यहाँ पे 4 - 2x। साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई ये, और साम्य अवस्था पर कुल दाब कितना था, P। कुल दाब हमने देखा था, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से बात करी थी, और Kp और Kc के व्यंजक की गणना कर रहे थे हम स्टार्टिंग में। तो हमने बताया था पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करी थी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस के मोल की संख्या अपॉन टोटल मोल की संख्या और टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है। तो अब साम्य अवस्था पर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं नाइट्रोजन का, N2 का। तो नाइट्रोजन की मोलों की संख्या क्या है साम्य अवस्था पर, 1 - x, कुल मोल कितने हैं, अपॉन कुल मोल कितने हैं, 4 - 2x, और टोटल प्रेशर कितना है, कैपिटल P। इस तरीके से नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाला, या हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाला, और अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकाला। Kp के व्यंजक को हम इस तरीके से लिखेंगे कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के आधार पर, अब जहाँ पर प्रेशर है नाइट्रोजन अमोनिया का, वहाँ पे हमने अमोनिया का प्रेशर लिख दिया, नाइट्रोजन का प्रेशर लिख दिया, और हाइड्रोजन का प्रेशर लिख दिया। उसके द्वारा ये व्यंजक बनकर आया। जब इसको सोल्व किया जाता है तो हमारे पास जो Kp का व्यंजक आता है वो ये आता है। इस तरीके से हमने पार्शियल प्रेशर के आधार पर Kp की गणना की। अब हम आगे बात करेंगे इस तरीके की रिएक्शंस के लिए जहाँ पर डेल एन का मान ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या के ज़्यादा होती है। इस प्रकार के रिएक्शंस की हम बात करें कि तो डिसोसिएशन होता है, किसका डिसोसिएशन होता है, अभिकारक का। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या गैसीय अभिकारकों की मोलों की संख्या से अधिक हो, डेल एन उसमें 0 से ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए हमने PCl5 ले लिया, जो कि किस किस में टूट रहा है, PCl3 और Cl2 में। देखिए अधिकांश वियोजन अभिक्रियाओं में डेल एन का मान धनात्मक होता है। इन अभिक्रियाओं के लिए वियोजन की चिन्ह अर्थात वियोजन की मात्रा के रूप में Kc और Kp के मान का ज्ञात करना सरल होता है। तो हम यहाँ किस रूप में ज्ञात करेंगे Kp और Kc की मात्रा, वियोजन क्या होता है, अल्फा अपन लेते हैं डिसोसिएशन जो कि डिसोसिएशन की क्वांटिटी बताता है। वियोजन की मात्रा क्या, और वियोजन की मात्रा को किस तरीके से देखते हैं, अभिकारक के वियोजित हुए मोलों की संख्या अपॉन अभिकारक के प्रारंभ में लिए हुए मोलों की संख्या। इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो देखिए वियोजन की मात्रा को साम्य अवस्था में किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, हम साम्य अवस्था में अल्फा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो माना कि प्रारंभ में PCl5 के A मोल लिए जाते हैं, साम्य अवस्था में PCl5 के X मोल वियोजित हो जाते हैं, तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, X/A। इस तरीके से ये वियोजन की मात्रा आ गई। अब देखिए PCl5 के वियोजन के लिए Kc का मान ज्ञात करते हैं अपन। तो प्रारंभ में PCl5 के A मोल लिए गए 20 लीटर के एक पात्र में लिए जाते हैं। साम्य अवस्था PCl5 के वियोजन की मात्रा यदि अल्फा हो तो क्या होगा देखना, प्रारंभ में A था और PCl3 PCl2 कितना था, 0 था। बाद में क्या हुआ, A - A अल्फा। A अल्फा क्या है,
ए है इसके मोलों की संख्या और एल्फा से अपन मल्टीप्लाई कर देते तो इसकी वियोजन की मात्रा आ जाती है। तो ए माइनस ए अल्फा साम्य अवस्था पर इसकी सांद्रता होगी और ए अल्फा और PCl3 की मात्रा कितनी हो जाएगी, ए अल्फा हो जाएगी और Cl2 की भी मात्रा कितनी हो जाएगी, ए अल्फा होगी, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री में सब सेम है। तो ए अल्फा जितना वियोजित होगा उतना ही ए अल्फा PCl3 बनेगा और उतना ही ए अल्फा Cl2 बनेगा। और चूंकि V आयतन के पात्र में रिएक्शंस हो रही है तो अपॉन V करने पर इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ए माइनस ए अल्फा अपॉन V किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, PCl5 की, और इसी तरह से ए अल्फा अपॉन V PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी। जब केसी का जब व्यंजक निकाल करते हैं इस रिएक्शंस के लिए तो हमारे पास ये व्यंजक आता है केसी के लिए, और जब इसमें हम इनकी कंसंट्रेशन की मात्रा रखते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इस तरीके से केपी की गणना भी इसके द्वारा की कर ली जाती है। वही साम्य अवस्था में कुल मोलों की संख्या हो जाती है। जब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं 1 माइनस एल्फा, एल्फा प्लस एल्फा, तो साम्य अवस्था में कुल मोलों की संख्या होती है 1 प्लस एल्फा, और साम्य अवस्था में कुल दाब था P। तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, और इस पार्शियल प्रेशर को जब हम इस व्यंजक में रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो केपी की वैल्यू आ जाती है, केपी की गणना हो जाती है। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से प्रायोगिक विधियों के द्वारा या प्रायोगिक रूप से किसी भी अभिकारक या उत्पाद की साम्य अवस्था पर कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेते हैं या सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं तो हम केपी और केसी की व्यंजक की गणना भी कर सकते हैं और अन्य अभिकारक उत्पादों की सांद्रता का भी गणना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।